हेलो एवरीवन। आज 18 दिसंबर है और आज का जो डेली करंट अफेयर है उसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मनरेगा। अब मनरेगा के बारे में आप सबने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो ये देश का एक ऐसा स्कीम है जिसमें काम का लीगल राइट मिलता है, मतलब राइट टू वर्क मिलता है इसमें। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। और इसी के ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक नई स्कीम आई है। मतलब मनरेगा स्कीम को स्क्रैप किया जा रहा है और एक नई स्कीम लाई जा रही है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब अगर काम मांगा तो सरकार को काम देना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं कि ये राइट टू वर्क को इंश्योर करता है। लॉन्च हुआ था 2005 में। और इसका नेचर क्या है? ये लीगल राइट बेस्ड एक्ट है। इसके तीन कोर ऑब्जेक्टिव हैं। जो तीन कोर ऑब्जेक्टिव हैं उसमें क्या आता है? पहला रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तीसरा लिवलीहुड सिक्योरिटी से है। और चौथा क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। ये सारी चीजें एक चीज से एक ही चीज को वो करती हैं। अगर कोई काम करेगा तो उसका लिवलीहुड सिक्योर होगा, उसको राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और काम कर रहा है तो कोई ना कोई चीज तो बनाएगा ही। मतलब एसेट क्रिएट होगा। जैसे पॉन्ड्स हैं, चेक डैम्स हैं, रूरल रोड्स हैं, सॉइल कंजर्वेशन, इन सब टाइप की चीजों में ये काम करता है। इसके की प्रोविजंस में है कि 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड। ये चीज ध्यान रखनी है। एवरी रूरल हाउस होल्ड है, एवरी पर्सन नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलता है इसमें। जॉब विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड मिलती है। और अगर 15 दिन के अंदर, डिमांड के 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देना पड़ेगा इसमें। मिनिमम 1/3 बेनिफिशरीज वुमेन होनी चाहिए। और वेजेस जो दिए जाते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे इसके, इसे नोट कर लीजिएगा आप जरूर। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राम पंचायत लेवल पर। प्लानिंग भी बॉटम अप अप्रोच से होती है। ये स्कीम डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज को स्ट्रेंथन करती है। एडिशनल बेनिफिट भी इससे कुछ मिलेंगे, जैसे कि रूरल डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करेगा। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया, जैसे यूपी है, बिहार है, वहां से डिस्ट्रेस माइग्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज को कम करने में ये हेल्प करेगा। वाटर कंजर्वेशन, ड्रॉट प्रूफिंग में हेल्प करेगा, क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाएगा। तो ये सब इसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्लस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। पर कुछ इश्यूज भी थे इसमें। जैसे डिलेड वेज पेमेंट, वेज जल्दी नहीं दिया जाता वर्कर्स को, उनसे काम करवा लिया गया पर वेज नहीं दिया गया। बजटरी कंस्ट्रेंट्स था, डिमांड सप्लाई गैप था। कि डिमांड तो लोग कर रहे हैं लेकिन सरकार के पास हर वक्त इतना काम होता नहीं है ना कि वो दे दे। मान लीजिए दो लोग जाकर के बोल दिया कि मुझे काम चाहिए, अब दो लोग के लिए हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं हो ना कि कुछ काम करवाना ही हो। तो ये एक प्रॉब्लम थी। आधार बेस्ड पेमेंट इशू था। तो ये सारी चीजें थी। कभी कभी ऐसा था कि काम करवाते ही नहीं थे। कोई एक ही पौंड को 10 बार खुदवा दिया। एक ही गड्ढे को 10 बार खुदवा दिया और बोला 10 बार वेस्ट सबको बांट दिया, आधा अपने पास भी रख लिया। इस टाइप से करप्शन भी बहुत होता था इसमें। तो अब जो नई स्कीम आई है उसमें 100 की जगह 125 डेज ऑफ वर्क की गारंटी मिलेगी। पर इसमें एक चीज है कि इसमें बजट एलोकेशन फिक्स्ड है। यहाँ पे बजट एलोकेशन फिक्स्ड नहीं था क्योंकि डिमांड बेस्ड काम था यहाँ पे। तो बजट कैसे फिक्स कर सकते हैं? जब सामने वाले की डिमांड के हिसाब से काम देना है तो बजट पहले से फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बजट फिक्स्ड नहीं था, पर यहाँ पे बजट फिक्स्ड हो गया है। और यहाँ पे डिमांड बेस्ड की जगह सप्लाई बेस्ड काम हो गया है। यहाँ पे डिमांड बेस्ड काम नहीं है। अब काम जब आपको जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, जब सरकार को जरूरत होगी तब सरकार काम देगी। यहाँ पे जो वेजेस थे वो 100% गवर्नमेंट देती थी, और जो मटेरियल कॉस्ट होता था वो शेयर होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में 75-25 के रेशियो में। पर यहाँ पे जो 60-40 का रेशियो होगा वो टोटल उसके लिए शेयर होगा। और 90-10 का रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है। यहाँ पे काम को 4 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है, जिसमें वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रेजिलियंस, इन 4 कैटेगरीज के अंदर काम होंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, काम की जियो टैगिंग भी होगी, कहाँ पे क्या काम होगा उसकी जियो टैगिंग होगी। और वर्क पीक एग्रीकल्चर सीजन में नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि पीक एग्रीकल्चरल सीजन में वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वर्क इस टाइम पे सरकार नहीं देगी।
पीक एग्रीकल्चरल सीजन मतलब जब सोइंग होती है क्रॉप्स की, या जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की। तो ये था इस चीज से रिलेटेड मनरेगा। और जो नया बिल आया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, इस चीज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन थी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या मंथली कंपाइलेशन चाहिए नोट्स की, तो दोनों कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर जो अगला टॉपिक है, उससे पहले हम देखते हैं कि एक प्लेसेस इन न्यूज है, बॉन्डी बीच। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पे दो इस्लामिक टेररिस्टों ने अटैक कर दिया था कुछ ज्यूश को। वो ज्यूश अपना एनुअल फेस्टिवल हानुका मनाने आए थे, तब उन्होंने वहां पे अटैक किया और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो ये बॉन्डी बीच पे ही अटैक हुआ था, और ये बीच कहाँ पे है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक क्रीसेंट शेप बीच है और तस्मान सी को फेस करती है ये। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन बॉन्डी बीच से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक है, वो है मेवन मिशन। ये एक नासा का मिशन है, जिसको नासा ने 2013 में लॉन्च किया था, मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को और मार्स के आइनोस्फीयर को स्टडी करने के लिए। फिर अब इसने क्या किया, मार्स में क्या स्टडी किया? इसने स्टडी ये किया कि मार्स की जो मोस्ट ऑफ द CO2 थी, मार्स पे बहुत ज्यादा CO2 थी, वो CO2 मार्स से गायब कैसे हो गई, ये स्टडी किया इस मिशन ने। ये बताया, इंफॉर्मेशन दी, और ये भी बताया कि सोलर एक्टिविटी और सोलर विंड का क्या रोल था मार्स के एटमॉस्फेयर के एरोजन में। ये लिंक भी इस्टेब्लिश किया इसी मिशन ने। और भी इस टाइप के बहुत सारे सिग्निफिकेंस डिस्कवरीज इस मिशन ने की थी। फिर नासा ने अब इससे कांटेक्ट खो दिया है, ये मेवन स्पेसक्राफ्ट से नासा का कांटेक्ट टूट चुका है। पर नासा के कुछ और भी मिशंस हैं मार्स पे, जैसे कि ओडिसी मिशन है, रिकोनाइसेंस मिशन है। ये सारे मिशन भी नासा के हैं जो मार्स पे चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो इस मिशन से कांटेक्ट छूट चुका है, ऐसा नासा ने बताया। अब आगे क्या होता है, या इस मिशन को डिस्क्राइब ही कर दिया जाएगा, वो देखते हैं, वो फ्यूचर में पता चलेगा। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा, वो सरदार पटेल से रिलेटेड है। ये इंडिया के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को एक देश में जोड़ दिया। बिना उनके आज का यूनाइटेड इंडिया शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इनका बर्थ हुआ था कहाँ पे? नाडियाड, गुजरात में, जो कि उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये फ्रीडम फाइटर थे, लॉयर थे, और इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। अब इनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह में इनका रोल था। गुजरात के किसानों को टैक्स रिलीफ दिलाने में इनका मेजर रोल था, खेड़ा सत्याग्रह में। फिर बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने क्या रोल प्ले किया था? इस मूवमेंट में ही इन्हें सरदार का टाइटल मिला था। तो काफी अच्छा इन्होंने वो किया था, इस मूवमेंट को लीड किया था। सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका अच्छा रोल था। गांधी जी के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे ये। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। सरदार पटेल ने डिप्लोमेसी, प्रेशर और जरूरत पड़ने पर फोर्स मतलब कैरेट और स्टिक दोनों की पॉलिसी का इस्तेमाल किया, और इन सब को इंडिया में मर्ज करवाया। जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारी बहुत ही डिफिकल्ट चीजें थी। जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्हें कहाँ पे? पाकिस्तान में मिलना था। फिर जो हैदराबाद के नवाब थे उन्हें भी पाकिस्तान में मिलना था। जम्मू कश्मीर से सारा इशू जो था वो आप जानते ही हैं। इसलिए इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया था, IAS IPS को स्ट्रॉन्ग किया था। इन्होंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विसेज का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग नेशन, ऐसा इनका मानना था। फिर इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है। कहाँ पे बनी है? केवड़िया, गुजरात में बनी है, नर्मदा रिवर के बैंक पे, जो कि 182 मीटर की स्टैचू है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू। इसको 2000 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये सिंबल है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन का। तो ये थी कुछ चीजें सरदार पटेल से रिलेटेड। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ये है कि इंडिया ने अभी रिसेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2.2 बिलियन का लोन लिया है। लोन की जरूरत क्या पड़ी इंडिया को? PM स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में इंडिया को पैसे चाहिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पैसे चाहिए। चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए चाहिए, और
टर्शरी हेल्थ केयर आसाम में, इसके एक्सपेंशन के लिए इंडिया को पैसे चाहिए थे, इसलिए इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन लिया है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसका एम था सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना एशिया पैसिफिक रीजन में। इस बैंक में सिर्फ एशिया या पैसिफिक के पार्ट मेंबर्स नहीं है, उसके बाहर के भी मेंबर्स हैं। टोटल 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 19 मेंबर्स जो हैं वो आउटसाइड एशिया पैसिफिक रीजन के हैं, जैसे कि इजराइल हो गया। इजराइल इसका लेटेस्ट मेंबर एडिशन है। ठीक है। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और ये वेटेड वोटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करता है। इसी वेटिंग सिस्टम पे, सॉरी, इसी सिस्टम पे वर्ल्ड बैंक भी ऑपरेट करता है। इसका मतलब होता है कि जो जितना ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसके वोटिंग राइट्स उतने ज्यादा होंगे, मतलब उसके वोट का वेट उतना ज्यादा होगा। तो शेयर होल्डर्स इसके कैसे हैं? जापान और यूएसए का सबसे ज्यादा शेयर है, फिर आता है चाइना और फिर आता है इंडिया। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आएगा अब, वो है जंपिंग जीन्स। अब जंपिंग जीन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये है कि क्या आप जानते हैं कि जो हमारे डीएनए होते हैं उसके अंदर कुछ जीन्स जंप करते रहते हैं। मतलब जंप करते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मतलब पहले तो ये देखेंगे कि ये जो जीन है वो जंप करते हैं। हम्म। तो साइंटिस्टों ने ये देखा है कि अगर ग्रीनलैंड के बियर्स इन जंपिंग जीन्स का यूज करके क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं। ग्रीनलैंड में कुछ ऐसे बियर्स, कुछ ऐसे भालू मिले हैं जिन्होंने जंपिंग जीन का इस्तेमाल किया है अपने आप को वहां की ठंड से अडॉप्ट करने के लिए। तो ये जंपिंग जीन्स हैं क्या, मतलब इनका नाम क्यों ऐसा पड़ा? तो इनको ट्रांसपोसॉन्स भी कहते हैं। अब इन्हें ट्रांसपोसॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन्हें। ट्रांसपोसॉन्स कहते हैं, जंपिंग जीन्स कहते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि ये ऐसा डीएनए के टुकड़े होते हैं जो जेनोम के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ऐसे डीएनए के टुकड़े जो जेनोम में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब मूव कर सकते हैं इसीलिए इन्हें जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है। जब ये जीन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है? ये किसी जीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मतलब किसी जीन की किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन को एल्टर कर सकते हैं, कभी कभी नई ट्रेट्स भी डेवलप कर सकते हैं जो कि उन बियर्स ने इस्तेमाल की थी। किस लिए? अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए ठंड से। तो ये था जंपिंग जीन्स का कुछ कॉन्सेप्ट था। फिर अब जो मेन चीज है उसमें ये आएगी कि ये होता कैसे है। इसकी वजह से मतलब एवोल्यूशन और एडेप्टेशन में रोल प्ले किया जाता है। तो अभी जो रिसेंट में हुआ था वो ग्रीनलैंड के हिसाब से, ग्रीनलैंड का जो न्यूज आया था, बियर्स ने जंपिंग जीन्स का यूज किया था अपने डीएनए में चेंज करने के लिए। तो इसीलिए यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किया था बारबेरा मैक्लिंटॉक ने। उन्होंने इस डिस्कवरी के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी रिसीव किया था। ठीक है। और ह्यूमन जीनोम में इनका रोल क्या है कि लगभग 45% ह्यूमन जीनोम ट्रांसपोसॉन्स से बना हुआ है। ये बहुत ही यूनिक फैक्ट है कि लगभग 45% ह्यूमन जीनोम ट्रांसपोसॉन से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डीएनए का आधा हिस्सा ऐसा है जो कभी एक्टिव था या अब भी जेनेटिक रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। गल्फ ऑफ ओमान और जॉर्डन। गल्फ ऑफ ओमान क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी ईरान ने एक शिपमेंट को यहाँ पे रोक दिया है ऑयल सप्लाई करने से, इसलिए गल्फ ऑफ ओमान न्यूज में था। तो गल्फ ऑफ ओमान की जो लोकेशन है वो ये रही। फिर आपको देखना है कि ये ईरान से बॉर्डर शेयर करेगा, यूएई से करेगा और ओमान से करेगा। ये अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट भी करता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। तो अब ये था गल्फ ऑफ ओमान से रिलेटेड। फिर जॉर्डन। जॉर्डन क्यों न्यूज में? क्योंकि इंडियन पीएम की विजिट हुई है अभी रिसेंटली जॉर्डन में, जो कि 75 ईयर ऑफ इंडिया एंड जॉर्डन डिप्लोमेटिक रिलेशंस से भी कोइंसाइड करती है।
अब ये जॉर्डन कंट्री है, यहाँ पे ये इजराइल से बॉर्डर शेयर करती है, लेबनान से करती है, सीरिया से, इराक से और सऊदी अरेबिया से करती है। ये वाला कौन सा गल्फ है? अगर ये देखिए, ये वाला गल्फ है ना यहाँ पे, अगर आपको इस गल्फ का नाम पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था चीज जॉर्डन से रिलेटेड। फिर आज की करंट अफेयर न्यूज में इतना ही है। अब कल मिलते हैं। थैंक यू।